अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान ख़ान, लेक्चरर HVAC एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बन्नू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर होते हैं उनमें जो फेल्योर आ जाता है यानी ख़राब हो जाते हैं, तो क्या क्या वजूहत होती हैं और क्या क्या चीज़ें इनके अंदर ख़राब हो जाते हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। सो ये मेरे पास एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर पड़ा हुआ है जो कि रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। पहली किस्म की फेल्योर कंप्रेसर के वाइंडिंग में आ जाती है। ये वाइंडिंग देखो इस तरह से लगी होती है। एक स्टेटर है जो कि रोटर के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है और रोटर इसके दरमियान में लगा होता है, और जब कंप्रेसर के अंदर करंट सप्लाई होता है तो वो इस वाइंडिंग को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। अब अगर करंट की मिकदार एक ख़ास लिमिट से ओवर हो जाता है तो इस वाइंडिंग को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, जिससे ये वाइंडिंग जो है ये क्रॉस हो जाता है। इस किस्म के फॉल्ट को रिमूव करने के लिए या तो दूसरी वाइंडिंग डाली जाती है और इसके लिए कंप्रेसर जो है वो खोला जाता है, या फिर पूरा का पूरा स्टेटर जो है इसमें चेंज करके दोबारा कंप्रेसर को वेल्ड किया जाता है। दूसरी किस्म का फेलियर जो है वो कंप्रेसर के इंटरनल ओवरलोड में आ जाता है। इंटरनल ओवरलोड जो है ये बेसिकली सेफ्टी डिवाइस है जो कि स्टेटर के लिए, यानी जो वाइंडिंग लगा होता है स्टेटर के अंदर, इसकी सेफ्टी के लिए लगा होता है। जो स्टेटर के अंदर वाइंडिंग में करंट सप्लाई होता है ये ओवरलोड उसके सीरीज में लगा होता है। वाइंडिंग में ओवर करंट की वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसको ये ओवरलोड यहाँ से हीट की सूरत में सेंस करता है। अब इस वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए ये जो ओवरलोड लगा होता है ये खुद अपने आप को कट ऑफ यानी ट्रिप करके वाइंडिंग को जलने से बचाता है। लेकिन बार बार इसी तरह ट्रिप करने से कभी कभी ये खुद भी उड़ जाता है। इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए भी कंप्रेसर को काटा जाता है। जैसे कि मेरे पास ये एक डोम पड़ा हुआ है कंप्रेसर का, इसको इसी तरीके से दरमियान में काटा जाता है और जो ओवरलोड प्रोटेक्टर है इंटरनल जो इसके अंदर लगा होता है इसको रिमूव करके दूसरा लगाया जाता है और फिर कंप्रेसर जो है उसको वेल्ड किया जाता है। तीसरे किस्म का जो फॉल्ट होता है वो कंप्रेसर के वाइंडिंग हीटअप का होता है। जब ये कंप्रेसर हाई करंट पे ऑपरेट होता है तो इसके वाइंडिंग जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अब बार बार इस तरह हीट होने की वजह से इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बढ़ जाता है और इसकी वजह से इसमें करंट का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और वाइंडिंग का ज़्यादा गर्म हो जाना ये ओवरलोड को बार बार ट्रिप करवाता है। इस सूरत में थोड़ा सा भी अगर कंप्रेसर चलेगा तो वो बार बार ट्रिप होगा। चौथा फेल्योर कंप्रेसर के अंदर लॉकिंग प्रॉब्लम होता है, जिसको हम कंप्रेसर का जाम होना भी कहते हैं। ये स्टेटर कंप्रेसर के अंदर कुछ यूं लगा होता है। जब कभी कंप्रेसर में फ़्लो होने वाला करंट ओवर हो जाता है तो इससे वाइंडिंग का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे इसके हीट का असर रोटर पर भी पड़ता है और रोटर का जो डाया होता है इसमें फैलाव आ जाता है। अब जब रोटर के डाया में थोड़ा सा फैलाव आ जाता है तो ये चूंकि इस स्टेटर के अंदर बिल्कुल फिक्स होता है और इसके फैलाव की वजह से ये इसके अंदर जाम हो जाता है, तो इसके घूमने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आता है। इस किस्म का फॉल्ट अक्सर व बेशतर खुद से ही हल हो जाता है, क्योंकि जब कंप्रेसर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो इससे जो फैलाव रोटर के अंदर आया हुआ होता है वो दोबारा से कम हो जाता है और रोटर दोबारा से फ्री घूमना शुरू कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से रोटर का जो डाई है वो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि जो स्टेटर के अंदर स्लॉट्स होते हैं वाइंडिंग के, उसके साथ ये वेल्ड हो जाता है और ये फिर परमानेंटली लॉक हो जाता है, जिसको खोलना जिसका खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर यूँ इस सूरत में रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन इस किस्म के फॉल्ट में ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो कंप्रेसर में ये फॉल्ट आ चुका है इस कंप्रेसर को रिप्लेस किया जाना चाहिए और इसकी जगह कोई दूसरा कंप्रेसर लगा देना चाहिए। इसके बाद जो अगला लॉकिंग का प्रॉब्लम होता है वो कंप्रेसर के पिस्टन और सिलेंडर के अंदर होता है। ये चूंकि पिस्टन है जो कि फ्रीली इस सिलेंडर के अंदर मूव कर सकता है। अब अगर किसी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, या तो कंप्रेसर ऑयल की कमी की वजह से या फिर गैस की मकदार की ज़्यादती की वजह से, जब ये पिस्टन हीट हो जाता है तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है। इस किस्म के लॉकिंग की सूरत में कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता जबकि करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ करता है।
ज़्यादातर ये मसला ऑयल की कमी की वजह से जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर रगड़ आता है उससे ये इतना ज़्यादा हीट जनरेट करता है कि ये सिलेंडर के अंदर ही लॉक हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि या तो कंप्रेसर के सक्शन लाइन से कंप्रेसर को ऑयल चार्ज करके कभी कभार ये मसला हल हो जाता है, और कभी कभार कंप्रेसर को कट करके इसके पिस्टन और सिलेंडर के अंदर यहाँ पे ऑयल जो है वो डाला जाता है, ताकि रगड़ की वजह से इसका जो मोशन है वो फ्रीली हो जाए। तो इस सूरत में कंप्रेसर जो करंट लेगा वो भी बिल्कुल नॉर्मल ड्रॉ करेगा। इसके बाद पाँचवें नंबर पे जो फेलियर है कंप्रेसर के अंदर वो पंपिंग के वीक होने का फेलियर है, और ये फेलियर तभी वाक़ हो जाता है जब सक्शन फ्लिपर वाल या डिस्चार्ज फ्लिपर वाल में से कोई भी फ्लिपर वाल या तो टेढ़ा हो जाता है या फिर टूट जाता है। ये जो वाल्व प्लेट है जिस पर सक्शन फ्लिपर वाल और डिस्चार्ज फ्लिपर वाल लगे होते हैं, ये कुछ इस तरह से पिस्टन और सिलेंडर के ऊपर लगता है। इस वाल्व प्लेट पर ये सक्शन फ्लिपर वाल है, जो कि जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो इस वाल्व के ज़रिए से रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर खींचता है। अब अगर ये किसी वजह से टूट जाता है तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ जाएगा, अब जब दोबारा पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा तो इस रेफ्रिजरेंट ने जाना होता है डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व के ज़रिए से, लेकिन क्योंकि सक्शन फ्लिपर वाल्व टूट चुका है तो इसलिए यह रेफ्रिजरेंट दोबारा से सक्शन फ्लिपर वाल्व पर वापस आ जाता है, जिससे कंप्रेशन रेशियो मुतासर होती है। इसको थोड़ा सा और इजी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वाल्व प्लेट है मैं इसको इस पिस्टन और सिलेंडर के ऊपर लगा के आपको बताता हूँ। अब जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये इस सक्शन फ्लिपर वाल्व के ज़रिए से रेफ्रिजरेंट को अंदर की तरफ खींचेगा। तो इस सूरत में पिस्टन नीचे की तरफ मूव करके रेफ्रिजरेंट सख्त तो कर लेता है, लेकिन वापसी डिस्चार्ज स्ट्रोक पर जब पिस्टन ऊपर की तरफ आता है तो दोनों फ्लिपर वाल्व के ज़रिए से रेफ्रिजरेंट जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जो कि सक्शन फ्लिपर वाल्व के ज़रिए से नहीं आना चाहिए। और इसी तरह अगर डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व जो है वो टूट जाता है या टेढ़ा हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो रेफ्रिजरेंट पिस्टन ने डिस्चार्ज किया गया है वो जब पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ जाएगा तो उसी डिस्चार्ज शुदा रेफ्रिजरेंट को दोबारा से वापस खींचेगा, और इससे भी कंप्रेशन रेशियो जो है वो मुतासर होती है। सिलेंडर हेड पर ये डिस्चार्ज शुदा रेफ्रिजरेंट का स्पेस है, यहाँ से ये फ्लिपर वाल्व के ज़रिए से नीचे की तरफ रेफ्रिजरेंट को खींच लेता है। आसान अल्फाज में कि जो पिस्टन रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करता है उसी रेफ्रिजरेंट को दोबारा सक भी करता है, जिससे कंप्रेशन रेशियो मुतासर हो जाती है। कंप्रेसर में पंपिंग फेलियर की अगली वजह जो पिस्टन सिलेंडर और वाल्व प्लेट के दरमियान गैस किट लगा होता है वही ख़राब हो जाता है, या जो वाल्व प्लेट और सिलेंडर हेड के दरमियान गैस किट लगा होता है उसके ख़राब हो जाने की वजह होती है। जब वाल्व प्लेट और हेड प्लेट के दरमियान गैसकेट ख़राब हो जाता है तो इनके दरमियान में से जो प्रेसशुदा रेफ्रिजरेंट होता है यानी कंप्रेसशुदा रेफ्रिजरेंट होता है वो रिस कर बाहर निकलता है। तो जो पंप के अंदर कंप्रेसशुदा रेफ्रिजरेंट होता है उसको सीधा डिस्चार्ज लाइन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि गैसकेट ख़राब होने की वजह से ये डूम की तरफ आता है और डूम में सक्शन रेफ्रिजरेंट के साथ मिल जाता है, और इससे भी कंप्रेशन रेशियो जो है वो मुतासर होती है। जब कंप्रेस शुदा रेफ्रिजरेंट इस डूम के अंदर इस सक्शन रेफ्रिजरेंट के साथ मिल जाता है तो ये दोबारा से सक्शन फ्लिपर वाल के ज़रिए से पंप के अंदर चला जाता है, और ये सारा इस गैसकेट के लीक होने की वजह से होता है। इस किस्म के फॉल्ट को रिमूव करने के लिए कंप्रेसर को कट करके खोला जाता है और इन प्लेटों और जो सिलेंडर हेड है इनके दरमियान जो गैसकेट है इसको उतार कर इसकी सफाई की जाती है और यहाँ पर दोबारा दूसरा एक गैसकेट बना के लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।